वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने न्यूरल टिश्यू पढ़ना शुरू किया और मैंने आपको बताया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट है, एक ये जो ब्रेन है वो, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। और ब्रेन से निकलने वाली जो क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ये दोनों हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। बच्चों, ये हमारा पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है ये एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है और उस स्पेशल टिश्यू को हम न्यूरल टिश्यू कहते हैं। ये जो न्यूरल टिश्यू है इसमें दो तरह की सेल्स होती है। एक नो डाउट इसमें न्यूरॉन्स होते हैं खूब सारे, पर इसके अलावा इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और होती है जिन्हें हम ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया कहते हैं। इनकी भी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो न्यूरल टिश्यू होता है उसमें ऑलमोस्ट 50% सेल्स जो हैं वो ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया होती है। ग्लियल सेल्स अलग अलग तरह की है, कुल 6 तरह की ग्लियल सेल्स होती है। मैंने आपको इनके नाम और इनके फंक्शन बताए। सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स, ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये माइलिन शीथ बनाती है, पर सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। माइक्रोग्लिया, ये फेगोसाइटिक सेल्स है बच्चों। ये बेसिकली जो मोनोसाइट्स होते हैं उसी से डेराइव्ड होती है। मैक्रोफेजेस हैं ये, लेकिन ये फिक्स्ड मैक्रोफेजेस है जो सिर्फ ब्रेन में रहती है। एपेंडाइमल सेल्स, ये सिंपल कॉलुमनर सीलिएटेड कॉलुमनर सेल्स होती है जो आपके ब्रेन की वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी है न्यूरोसेल्स उसकी अंदर की सरफेस बनाती है। देन वी हैव श्वान सेल्स, ये भी माइलिन शीथ बनाती है लेकिन सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और सैटेलाइट सेल्स, ये स्पेशल सेल्स है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसको कवर करती है। तो बच्चों, ये हमने एक सारा ग्लियल सेल्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम बात करेंगे बच्चों न्यूरॉन के बारे में और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम की जो मेन सेल्स है तो हमारा पूरा अब एम्फेसिस जो रहेगा वो इन न्यूरॉन्स के ऊपर रहेगा। इनका स्ट्रक्चर और इनके फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी टॉक अबाउट द फंक्शनिंग बच्चों, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो पहले एक ब्रीफली हम बात कर लेते हैं कि न्यूरॉन्स कितनी तरह के होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के बारे में। बच्चों, ये वो न्यूरॉन हैं जो आप मोस्टली देखते हैं, जो डायग्राम आप नॉर्मली कहीं पर भी देखते हैं न्यूरॉन्स का, वो बेसिकली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। देखिए, एक मल्टीपोलर न्यूरॉन्स इस तरह का दिखाई देता है कि उसमें ये देखिए आप इस तरह की उसकी अपीयरेंस होती है। आप देख सकते हैं कि ये कई सारे इसके अंदर डेंड्राइट्स होते हैं। तो हमें मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में ये ध्यान रखना है कि उनमें 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होने चाहिए और एक सिंगल उसमें एक्सोन होगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर एक एक्सोन दिखाई दे रहा है। तो दिस पार्ट इज़ नोन एज एक्सोन। ये जो पार्ट होता है इसे हम सेल बॉडी कहते हैं बच्चों। इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो आपको प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोसेसेस जो हैं ये डेंड्राइट्स कहलाए जाते हैं। तो याद रखें, जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इम्पल्स का कंडक्शन करते हैं सेल बॉडी की तरफ। इस तरफ ये इम्पल्स का कंडक्शन करेंगे। फाइन। तो ये सभी इस तरह से सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स का कंडक्शन करते हैं। और ये जो एक्सोन होता है इट कंडक्ट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। तो ये इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम में मोस्ट कॉमन न्यूरॉन्स यही वाले हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जिन्हें हम कहते हैं। और बच्चों, हम आज जो बात कर रहे हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं उनका काउंट जो है, डेंड्राइट्स 2 और मोर देन 2 होने चाहिए। मोर देन 2 इसमें आपके पास डेंड्राइट्स होने चाहिए। ओके। और एक्सोन तो ऑब्वियसली हमारे पास सिंगल होगा। और कहाँ ये मिलते हैं? हमारा ब्रेन में जो मोस्ट कॉमन न्यूरॉन्स हैं वो यही होंगे। तो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का क्या मतलब हुआ? यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसमें सबसे जो मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का उसको हम सेरेब्रम कहते हैं। और आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि सेरेब्रम के भी वापस 2 पार्ट हैं। एक उसका जो आउटर पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, वहाँ पर खूब सारे न्यूरॉन्स होते हैं। और वो जो जितने भी न्यूरॉन्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं वो सारे आपके ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। और अगर आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स नहीं भी याद रहे तो आप ये जरूर याद रखें कि बॉडी में जो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स हैं वो हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही होते हैं। क्या खास बात होती है मल्टीपोलर
न्यूरॉन्स की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डेंड्राइट जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ मैंने कितने सारे डेंड्राइट्स बनाए, एक ये बनाया, 2 3 4 5, इतने सारे मैंने डेंड्राइट्स बनाए और एक सिंगल इसमें एक्सोन बनाया। तो इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों, उन्हें हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। एक दूसरी तरह के न्यूरॉन्स और होते हैं जिन्हें हम यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब यूनि का क्या मतलब होता है? यूनि का मतलब सिंगल होता है। तो ये बेसिकली इस तरह के न्यूरॉन्स से, देखिए आप थोड़े से मैं ये कहना चाहूँगा कि गंजे न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर डेंड्राइट्स नहीं है। तो ये हमारे पास एक सेल बॉडी है। अब इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, और इसमें जैसा कि आप याद रखें, नो डेंड्राइट्स, किसी तरह के इनमें डेंड्राइट्स नहीं होते हैं, और एक सिंगल एक्सोन होता है। ओके, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? एग्जाम्पल इसका बच्चों रहेगा, ये हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई खास बात नहीं है, ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स बड़े सिंपल से हैं। ये एक्चुअली डेवलपिंग न्यूरॉन्स हैं, अर्ली स्टेज के एम्ब्रियोनिक स्टेज के न्यूरॉन्स हैं, जिनके अभी डेंड्राइट्स ग्रो नहीं हुए हैं। तो आगे जाकर इनमें ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर इस तरह से इनके अंदर इस तरह से डेंड्राइट्स डेवलप हो जाएंगे, और जब इसमें डेंड्राइट्स डेवलप हो जाएंगे तो यही न्यूरॉन फ्यूचर में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन में। बट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ये इनके पास डेंड्राइट्स नहीं होते हैं, तो उस समय हम इन्हें यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। लेटर ऑन दे डेवलप, दे कन्वर्ट इनटू मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो क्या खास बात हुई यूनिपोलर न्यूरॉन्स की? इनमें डेंड्राइट्स नहीं होते हैं, इनमें एक ही एक्सोन होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। तीसरी तरह के न्यूरॉन जो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा वो हो जाएंगे हमारे पास बाईपोलर न्यूरॉन्स। बाई का मतलब 2 हो गया, 2 पोल्स होंगे इसमें, बाईपोलर न्यूरॉन्स। तो बाईपोलर न्यूरॉन्स की खास बात देखिए बच्चों आप, कि ये इनमें एक इस तरह का डेंड्राइट होगा और एक ही इनके अंदर एक्सोन होगा। तो ये पूरा पोर्शन इनका एक्सोन हो गया। ओके, ये यहाँ पर इसमें सेल बॉडी हो गई और ये इनमें डेंड्राइट हो गया यहाँ पर। तो क्या देखा आपने? एक इनके पास सिंगल डेंड्राइट होगा और सिंगल ही इनके पास एक्सोन होगा। तो इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें हम बाईपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। बच्चों ये बाईपोलर न्यूरॉन्स कहाँ मिलते हैं? तो इनका एग्जाम्पल आपको याद रखना, ये हमारी रेटिना में होते हैं। हमारी आँख का जो रेटिना होता है, रेटिना ऑफ आई, वहाँ पर जब आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो डिटेल में इन बाईपोलर न्यूरॉन्स के बारे में और बात करेंगे हम। बट फॉर टाइम बिंग आप ये याद रखें, इनमें सिंगल डेंड्राइट होता है और इनमें सिंगल ही एक्सोन होता है। दे आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ eye. Okay, and then we have another category of neuron, and that is what we call pseudo unipolar neurons. सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। तो सूडो मतलब फॉल्स होते हैं, तो ये यूनिपोलर दिखते हैं लेकिन यूनिपोलर होते नहीं है, एंड दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग देम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन को देखिए बच्चों, एक देखिए इनमें इस तरह की सेल बॉडी हो जाएगी। सेल बॉडी के बाद ये यहाँ से इनका एक डेंड्राइट निकल रहा है, आप देखिए, और ये जो डेंड्राइट यहाँ से निकल रहा है और इनका जो एक्सोन है वो भी यहीं से निकलता है, और ये इस तरह से इनका एक्सोन आगे की ओर चला गया। ओके, तो अब हमें ऐसा लगता है जब हम सेल बॉडी को देखते हैं तो वहाँ से हमें एक ही ब्रांच निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो हमें लगता है कि ये यूनिपोलर है, पर बेसिकली ये यूनिपोलर नहीं है। ये इसमें डेंड्राइट प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और इस डेंड्राइट से इम्पल्स इस तरफ जाएगी, और फिर इसमें एक एक्सोन भी प्रेजेंट, इस एक्सोन से इम्पल्स इनमें इस तरफ जाती है। तो ये बेसिकली सूडो यूनिपोलर नाम दिया, यूनिपोलर है नहीं, इनमें डेंड्राइट भी प्रेजेंट है और एक्सोन भी प्रेजेंट है। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग देम सूडो, फॉल्स यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। और हमारे बॉडी में एक ही जगह ऐसी होती है जहाँ ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं। तो इनका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती है, जब वो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, ध्यान से सुनेंगे आप, ये स्पाइनल नर्व्स आपको कंसंट्रेशन आपको लाने के लिए बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास स्पाइनल नर्व्स है, आप देख रहे हैं। तो ये स्पाइनल नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। जब हम इन स्पाइनल नर्व्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब ये स्पाइनल नर्व इस स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है तो वास्तव में वहाँ पर इसमें 2 रूट्स होती है, और दोनों रूट्स आपस में जुड़ के फिर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। तो यहाँ ये जो आपको 2 रूट्स दिखाई दे रही है, एक डोर्सल रूट होती है और एक वेंट्रल रूट होती है। तो ये जो डोर्सल रूट है, इस जगह पर हमें सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। तो अभी आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, सिर्फ आप इसमें याद कर लें कि ये हमें कहाँ मिलेंगे, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलेंगे। तो दे आर फाउंड इन द
डोर्सल रूट गेंगलिया, डोर्सल रूट गेंगलिया ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ये आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये हमारे पास अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स हो गए, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ये देखिए हमारे पास अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स हो गए। फाइन, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 4 तरह के न्यूरॉन्स तो हमारी बॉडी में मिलते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एक और स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो ह्यूमन बीइंग में नहीं है, वर्टिब्रेट्स में नहीं है। देखिए मैं एक अलग ही तरह का न्यूरॉन बना के बता देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह का न्यूरॉन है जिसमें डेंड्राइट्स और एक्सोन में क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। ओके, अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा डेंड्राइट है इसमें और कौन सा इसमें एक्सोन है। इनमें क्या इम्पल्स यहाँ से भी आ सकता है, किधर से भी इम्पल्स आ सकता है बच्चों, और कहीं से भी इम्पल्स वापस जा भी सकता है। ओके, तो ये हर जगह से इम्पल्स जा भी सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ है बच्चों कि देयर इज़ नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। तो ऐसे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम नॉन पोलर न्यूरॉन्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी तरह की कोई पोलैरिटी डिसाइडेड नहीं है कि किधर से इम्पल्स आएगा किधर से जाएगा। सो देयर इज नो पोलैरिटी। अब अगर पोलैरिटी नहीं है तो इस तरह के न्यूरॉन्स को हम नॉन पोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या खास बात होती है इनकी? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। ओके, और इस तरह के जो न्यूरॉन्स मिलते हैं उसका एग्जाम्पल याद रखें। इस तरह के न्यूरॉन्स हमें सिर्फ इन्वर्टिब्रेट्स में, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, पर्टिकुलरली जो हमारे सिलेंट्रेट्स होते हैं उनमें इसी तरह के न्यूरॉन्स मिलते हैं। याद करिए सिलेंट्रेटा में हाइड्रा वगैरह आते हैं और मैंने आपको बताया कि उनमें एक नर्व नेट पाई जाती है। न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं और एक नेट बनाते हैं, बेसिकली 2 नेट्स बनाते हैं, एक मिजोग्लिया के बाहर की ओर, एक मिजोग्लिया के अंदर की ओर, अगर आपको याद होगा तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पर जो नर्व नेट बनाते हैं वो इसी तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें एक्सोन और डेंड्राइट्स में क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। तो बच्चों आप यहाँ देखिए, ये एक मैंने मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले आप देखें कि इसका ये जो मेन पार्ट होता है, ये सेंटर वाला, ये जो पूरा पोर्शन होता है, इस सेंटर वाले पोर्शन को हम न्यूरॉन सेल बॉडी कहते हैं। तो इसे हम सेल बॉडी कहते हैं, या बॉडी के अलावा इसे हम सोमा भी कहते हैं, और या हम इसे पेरिकेरियोन भी कहते हैं इस पार्ट को। अब पेरिकेरियोन क्यों कहते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल। आपको पता होगा कैरियो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, मतलब न्यूक्लियस के लिए हम कैरियो वर्ड यूज़ करते हैं, और ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये न्यूक्लियस के चारों ओर पोर्शन है, इसलिए हम इसे पेरिकेरियोन, या हम इसे सेल बॉडी, या हम इसे सोमा कहते हैं। जो दूसरा पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो बच्चों, ये इसको देखिए आप, पूरा का पूरा दिस पोर्शन, इस पूरे पोर्शन को हम एक्सोन कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा एक एक्सोन हो गया। और उसके बाद ये जो आप यहाँ पर छोटे छोटे ये जो आपको प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? ये प्रोसेस सेल बॉडी से निकल रहे हैं। तो जो प्रोसेस ये सेल बॉडी से निकल रहे हैं, इन प्रोसेसेस को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। सो दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 पार्ट हो गए न्यूरॉन के। एक डेंड्राइट्स हैं जो सेल बॉडी से निकल रहे हैं, दूसरा पार्ट सेल बॉडी हो गया, सोमा हो गया या पेरिकेरियोन हो गया, और तीसरा जो पार्ट है हमारा वो एक्सोन है। तो हम एक एक करके इन सभी पार्ट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोमा की या पेरिकेरियोन की बात करें तो बच्चों, ये जो सोमा और पेरिकेरियोन होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस के अलावा बाकी के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होने चाहिए वो सभी सेल ऑर्गेनेल्स आपको यहीं दिखाई देंगे, इसी एरिया में। देखिए आप यहाँ पर ये गोल्जी बॉडी आपको दिखाई दे रहा है। गोल्जी बॉडी ये हमारे पास यहाँ पर इसमें गोल्जी हो गया, ये हमारे पास यहाँ इसमें न्यूक्लियस हो गया। इवन आपको कई सारे इसके अंदर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई दे रहे हैं, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाए हैं। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे आपके जनरली इसी पार्ट में पाए जाएंगे। कौन से वाले पार्ट में? सोमा वाले पार्ट में या पेरिकेरियोन वाले पार्ट में पाए जाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो आपको कुछ ब्राउन कलर के ये मैंने कई सारे ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे कई सारे ग्रेन्यूल्स बनाए। तो ये ग्रेन्यूल्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इन ग्रेन्यूल्स को हम निजल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। दीज आर
निजल्स ग्रेन्यूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है निजल्स ग्रेन्यूल्स पर, तो ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निजल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। तो आप ध्यान से सुने, ये जो निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं बेसिकली दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखें, दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उनमें राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है तो सेल बायोलॉजी में आपको पता होगा कि जहाँ राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें आरएनए से मिलती है। तो ये वो जगह होगी जहाँ हमें कई सारे आरएनए भी देखने को मिलेंगे। अगर आप इसका केमिकल कंपोजिशन बात करें कि निजल्स ग्रेन्यूल का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, तो उसमें आरएनए भी होगी और उसमें कई तरह की प्रोटीन्स भी होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है कि ये जो निजल्स ग्रेन्यूल होता है उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि व्हाट आर एग्जैक्टली निजल्स ग्रेन्यूल, तो आप बोलेंगे दिस इज द मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा कि उसमें प्रेजेंट क्या होता है वहाँ, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन हम बोलेंगे कि वहाँ पर आरएनए प्लस प्रोटीन्स होती है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम ये जो आरएनए प्लस प्रोटीन है इसके लिए एक सिंगल टर्म भी यूज़ करते हैं, और वो सिंगल टर्म हो जाएगी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या हुआ, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इज़ नथिंग, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इज़ बेसिकली जब आरएनए और प्रोटीन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, तो या कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आरएनए भी हो और जहाँ प्रोटीन्स भी हों, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन को हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास नीजल ग्रेन्यूल्स हो गए। यहाँ पर क्या फंक्शन क्या होगा इन नीजल्स ग्रेन्यूल्स का, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नीजल ग्रेन्यूल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशन होते हैं, तो डेफिनेटली जो फंक्शन होगा इनका वो हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ये नीजल्स ग्रेन्यूल न्यूरॉन के कौन से पार्ट में होते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से पार्ट में होते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम को देख सकते हो, इस नीजल ग्रेन्यूल्स को मैंने यहाँ पेरिकेरियन वाले पार्ट में खूब सारे ये डॉट्स बनाए हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये जो हमारे इवन डेंड्राइट्स होते हैं उनमें भी मैंने ये नीजल्स ग्रेन्यूल्स बनाए हैं। लेकिन आप ध्यान दें कि ये जो एक्सोन है, इस एक्सोन वाले पार्ट में मैंने नीजल्स ग्रेन्यूल नहीं बनाए हैं। तो अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि नीजल्स ग्रेन्यूल की लोकेशन कहाँ होती है। तो हम याद रखेंगे जो नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो दो जगह पर पाए जाते हैं। एक कौन सी जगह हो जाएगी, एक ये सोमा के अंदर प्रेजेंट होंगे, प्लस ये डेंड्राइट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये एक्सोन में एब्सेंट होंगे। तो ये इनकी लोकेशन हो जाएगी नीजल्स ग्रेन्यूल, और हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ओके बच्चों, इसके अलावा आपको कई सारे इसमें ये फ्री राइबोसोम्स जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपको पेरिकेरियन वाले पार्ट में मिलते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे पार्ट में, डेंड्राइट्स के बारे में बात करें। ये रहे हमारे पास कई सारे डेंड्राइट्स हैं। तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये जो डेंड्राइट्स के ये एंड्स हैं ये इस तरह से स्वॉलन एंड्स हैं बच्चों, और ये सिनेप्स बनाने के काम आते हैं। तो सिनेप्स जब मैं आपको सिखाऊंगा उस समय इनके बारे में बात करेंगे। फॉर टाइम बीइंग आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ कैरी करते हैं। तो इम्पल्स जो है वो सेल बॉडी की तरफ जाएगा इन डेंड्राइट्स से। और जो एक्सोन्स होते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर एक्सोन बनाया, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बात बताई आपको कि जो एक्सोन्स होते हैं दे कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, वेयर एज द डेंड्राइट्स कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। तो ये एक डिफरेंस आपको डेंड्राइट्स और एक्सोन में याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम इसके तीसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। और जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा एक्सोन। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये लंबा सा इस तरह से एक्सोन है, और आगे जाने के बाद ये जो एक्सोन है इसकी भी कई सारी ब्रांचेज होती है। और ये जो ब्रांचेज होती है इन ब्रांचेज को हम इन ब्रांचेज को हम टीलोडेंड्रिया कहते हैं। दीज ब्रांचेज आर नोन एज टीलोडेंड्रिया। और अगर आप हर ब्रांच को ध्यान से देखें तो ब्रांच का जो एंड वाला हिस्सा है वो इस तरह से स्वोलन है। तो ये जो स्वोलन पार्ट होता है, इस स्वोलन पार्ट को हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं, सिनेप्टिक नोब कहते हैं, या सिनेप्टिक बटन भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये एक हमारे पास, फिर एक ये हमारे पास सिनेप्टिक नोब हो गया, ये हमारे पास तीसरा सिनेप्टिक नोब हो गया। तो एक बार मैं फिर से क्लियर करूं, ये जो ब्रांचेस दिखाई दे रही है आपको एक्सोन की, इन ब्रांचेस को तो हम टीलोडेंड्रिया कहेंगे, लेकिन इन ब्रांचेस के जो एंड्स हैं जो कि स्वोलन होते हैं, फूले हुए होते हैं,
उन एंड्स को हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ओके बच्चों, ये जो एक्सोन होता है इसके अंदर भी यहाँ साइटोप्लाज्म होगा, तो यहाँ अंदर की ओर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। तो ये एक्सोप्लाज्म और कुछ भी नहीं है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन, तो उसे हम एक्सोप्लाज्म कहेंगे। और बच्चों जिस तरह से हमारे न्यूरॉन के चारों ओर, ये देखिए ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, तो ये हमारे पास न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन हो गई। सिमिलरली ये जो एक्सोन वाला पार्ट है, इस एक्सोन वाले पार्ट में भी आपको ये यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। तो जो एक्सोन की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम एक्सोलेमा कहते हैं। तो कोई खास बात नहीं है, इट इज़ जस्ट सेल मेम्ब्रेन, पर सेल मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो एक्सोन वाले हिस्से में है तो उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं, और एक्सोन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ओके, अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये देखिए हमें एक पूरी की पूरी माइलिन शीट दिखाई दे रही। तो ये देखिए यहाँ पर ये माइलिन शीट है, और ये माइलिन शीट बनाने का काम स्पेशल सेल्स कर रही है। इन स्पेशल सेल्स को हम श्वान सेल्स कहते हैं। मैंने आपको पहले बता ही दिया है आपको, और माइलिन शीट में थोड़ी देर बाद और आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप समझ लें श्वान सेल्स हैं। ये जो श्वान सेल्स हैं ये इस शीट को बना रही है, और ये जो शीट होती है इसी शीट को हम माइलिन शीट कहते हैं। तो आप देखिए ये पूरे एक्सोन में ये यहाँ पर इस तरह से एक माइलिन शीट बनी हुई है। लेकिन हाँ, और माइलिन शीट बनाने का काम कौन कर रहा है? माइलिन शीट बनाने का काम ये श्वान सेल्स कर रही है। इज़ दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ गई बात आपको? अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हमें, ये देखिए ये एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। तो जो माइलिन जो हमारी दो श्वान सेल्स हैं, जैसे ये एक पूरी श्वान सेल हो गई, ये इसका न्यूक्लियस है श्वान सेल का, और ये उसका साइटोप्लाज्म है, और ये माइलिन शीट है। ओके, तो ये माइलिन शीट कैसे बनती है मैं और आगे डिटेल में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है बच्चों कि ये जो श्वान सेल्स होती है और ये जो माइलिन शीट बनाती है, तो ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पर आपके माइलिन शीट एब्सेंट है, दो श्वान सेल के बीच का वो पार्ट जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट है, इस पॉइंट को हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, ये याद रखना है आपको। नोड ऑफ रेनवियर, व्हाट इज एग्जैक्टली नोड ऑफ रेनवियर? द पॉइंट between two Schwann cells where myelin sheath is absent. Okay, I repeat, आप लिख लेंगे the point between two Schwann cells where myelin sheath is एब्सेंट, तो उस पॉइंट को हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कितने नोड ऑफ रेनवियर हैं, एक हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये भी जो है नोड ऑफ रेनवियर होगा। ओके, कम बैक टू दिस पार्ट, इस जगह पर आप ध्यान से देखें, इस पार्ट पर अब आप अपनी नज़र डालेंगे बच्चों, और देखिए कि यहाँ से ये एक्सोन की शुरुआत हो रही है। ये हमारे पास एक्सोन है जो इस सेल बॉडी से निकल रहा है। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, कोनिकल पोर्शन, जिसको मैं एक बार बना लेता हूँ। चलिए देखो, इतना जो पोर्शन है ये कोनिकल पोर्शन, ये वाला जो पार्ट होता है। ओके, समझ में आया आपको? जहाँ से हमारे एक्सोन का ओरिजिन हो रहा है, इस वाले पार्ट को हम एक्सोन हिलॉक कहते हैं। ओके, आई रिपीट, इस वाले पार्ट को हम एक्सोन हिलॉक कहते हैं। तो यहाँ मैं इसको लेबल कर देता हूँ, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का ये जो हमारा कोनिकल पोर्शन है इसे हम एक्सोन हिलॉक कहते हैं। ओके, फाइन। और बच्चों जब मैं आपको न्यूरॉन की फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि जो एक्शन पोटेंशियल है, जो इम्पल्स है, वो एग्जैक्टली आपके इस पार्ट पर जनरेट होगा। इस पार्ट पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्सोन हिलॉक जहाँ ख़त्म हो रहा है उस जगह पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर ऑन, जब मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। ध्यान रखें, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम ट्रिगर जोन कहते हैं। तो ये ट्रिगर जोन होगा कहाँ? ट्रिगर जोन ये वो पॉइंट होता है जहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ओके, और दूसरा ये जो एक्सोन हिलॉक जहाँ ख़त्म होगा हमारा, जहाँ एक्सोन हिलॉक ख़त्म होगा उसी जगह पर ये हमारा जो पॉइंट होगा उसे हम ट्रिगर जोन कहेंगे। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिगर जोन? ट्रिगर जोन वो पॉइंट होता है जहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर देखिए कि ये ब्रांच दिखाई दे रही है न्यूरॉन की। तो इसका मतलब न्यूरॉन की नहीं,
एक्सोन की एक ब्रांच दिखाई दे रही है। तो इट इज़ पॉसिबल कि कई बार एक्सोन्स जो होते हैं उनकी भी साइड में एक या दो ब्रांचेज, ये हमारा मेन एक्सोन हो गया और इसकी देखो एक यहाँ पर ब्रांच निकली हुई है, तो इट इज़ पॉसिबल इवन इस ब्रांच के ऊपर भी आप यहाँ देख सकते हैं माइलिन शीथ बनी हुई है। तो व्हाट आई वांट टू से यू कि इट इज़ पॉसिबल कि कई बार एक्सोन की भी कोई बड़ी मेजर ब्रांच हो सकती है, और अगर एक्सोन की कोई बड़ी मेजर ब्रांच होती है तो फिर हम उसे एक्सोन कोलेटरल कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमें यहाँ ब्रांच दिखाई दे रही है, इस ब्रांच को हम एक्सोन कोलेटरल कहते हैं। तो देयर आर सर्टेन न्यूरॉन्स जिनमें इस तरह की एक्सोन कोलेटरल इस तरह की कोई ब्रांच हो सकती है, जरूरी नहीं हो कि हर एक्सोन में इस तरह की ब्रांच हो। ओके बच्चों, आगे चलते हैं और अब हम एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट इसका एक्सोन का जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर ये सिनेप्टिक नोब्स दिखाई दे रही है, तो इनमें से किसी एक सिनेप्टिक नोब को, चलो ये वाली जो सिनेप्टिक नोब है इसे हम थोड़ा जूम करके यहाँ बना लेते हैं कि देखिए मान लीजिए ये सिनेप्टिक नोब है हमारे पास इस तरह की, ये देखिए हमारे पास इस तरह की एक ये सिनेप्टिक नोब है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया है। जब आप इस सिनेप्टिक नोब को अल्ट्रा हाई पावर के किसी माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस सिनेप्टिक नोब के अंदर यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आपको वेसिकल्स दिखाई देंगे, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन से बने हुए वेसिकल्स हैं। जिस तरह से हमारे लाइसोसोम्स होते हैं या दूसरे परऑक्सीसोम्स होते हैं, ये कैसे सेल ऑर्गेनेल से बच्चों, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, तो इसी तरह से ये भी हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो आपको यहाँ इस सिनेप्टिक नोब में दिखाई देंगे, और इन वेसिकल्स को हम सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। दीज आर नोन एज सिनेप्टिक वेसिकल्स। ओके, तो ये आपको यहाँ दिखाई देंगे सिनेप्टिक वेसिकल्स। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर एक केमिकल भरा रहता है, ये देखिए मैं बना रहा हूँ, इनके अंदर एक केमिकल भर रहा हूँ। ये जो केमिकल होता है, इस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। सो दैट केमिकल इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ लिख लें हम न्यूरोट्रांसमीटर। अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है, लेकिन आप पढ़ेंगे आगे जब मैं बताऊंगा कि कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो ध्यान रखें, ये न्यूरोट्रांसमीटर से भरे हुए सिनेप्टिक वेसिकल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स से भरे हुए ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये आपको यहाँ सिनेप्टिक नोब में देखने को मिलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सिनेप्टिक वेसिकल्स, यहाँ पर हमें इस एरिया में भी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल सकते हैं। तो यू विल फाइंड सम माइटोकॉन्ड्रिया हियर ऑल्सो। तो ये देखिए मैं यहाँ पर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी बना रहा हूँ। ओके, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, सिनेप्टिक वेसिकल्स की क्या रोल है, इनका क्या फंक्शन है, ये सब तो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि हम सिर्फ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये जो हमारा लास्ट पार्ट होता है सिनेप्टिक नोब जो होता है, जो सिनेप्टिक बटन है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एक ये न्यूरोट्रांसमीटर से भरे हुए सिनेप्टिक वेसिकल्स फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये यहाँ पर हमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलेंगे। ओके बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ और आपको बताना चाहूँगा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के साथ कि मान लीजिए ये हमारे पास एक एक्सोन है, ये देखिए मैंने एक्सोन बनाया यहाँ पर। ओके, और आप जानते हैं कि ये आगे की तरफ यहाँ एंड में इनकी जो ब्रांचेज होती है वहाँ पर इस तरह के ये वेसिकल्स प्रेजेंट, इनकी ब्रांचेज होती है, और इन ब्रांचेज में यहाँ पर ये सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये सेल बॉडी में बनते हैं, ऊपर वाले डायग्राम में आते हैं। और ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो यहाँ पर मैंने आपको छोटे छोटे ये सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो सर्कल्स है ये वही वेसिकल्स हैं जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर से बने हुए हैं। तो ये भरे हुए हैं, ये बनते यहाँ है और फिर यहाँ से ये इस तरह से माइग्रेट होकर यहाँ एंड तक पहुँचेंगे। ओके, ये यहाँ तक इस तरह से यहाँ पहुँचेंगे ये फाइनली। तो इंटरेस्टिंग बात है कि ये सिनेप्टिक वेसिकल्स बनते कहाँ हैं, ये सेल बॉडी में बनते हैं और बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पहुँचते हैं। तो एक मज़ेदार मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो हमारा इस तरह का, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ जो हमारा एक्सोन होता है उसमें कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ये कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स तो पढ़े होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज़ के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन नाम की एक प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और बच्चों यहाँ इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के यहाँ पर एक इस तरह की प्रोटीन होती है जिसकी 2 लेग्स भी होती है, इस तरह की एक प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन का नाम है काइनेसिन। काइनेसिन नाम की एक प्रोटीन होती है और ये एक मोटर प्रोटीन है, यानी कि ये एटीपी का यूज़ करने के बाद
इसमें मैकेनिकल चेंजेस आते हैं। तो मैकेनिकल चेंजेस ऐसे आते हैं कि जिस तरह से हम हमारी 2 लेग्स पर चलते हैं ना बच्चों, ये काइनेसिन प्रोटीन भी अपनी लेग्स पर चल सकती है। और इनके ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, तो ये करती क्या है काइनेसिन प्रोटीन, एटीपी का यूटिलाइजेशन करती है और ये इस तरह के सिनेप्टिक वेसिकल जो है उनको ये अपने हेड पर कैरी करती है, मतलब ये बाइंड हो जाती है उन सिनेप्टिक वेसिकल से और फिर ये इनको इस तरफ, तो ये रोड बनी हुई है यहाँ पर। रोड किसकी बनी हुई है? रोड हमारी ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की ये रोड हो गई। और इनके ऊपर ये जो काइनेसिन प्रोटीन है ये इन कार्गो को, ये जो वेट है यहाँ पर, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, इनको कैरी करती है और इस तरह से ये आगे की ओर मूवमेंट करती है और फाइनली ये वेसिकल्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी बड़ा जोरदार है। ये बिल्कुल जो है इस तरह की दिखाई देती है जैसे इनकी 2 लेग्स होती है और ये जिस तरह से हम वॉक करते हैं उस तरह से ये वॉक करती है और वॉक करने के लिए इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी एंड देयरफॉर वी आर कॉलिंग देम मोटर प्रोटीन। ओके, तो ये जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये ग्रे कलर के कई सारे, यहाँ देखिए ये मैंने ग्रे कलर के रोड्स बनाए हैं, यहाँ पर कुछ फाइबर्स बना रखे हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं ये हमारे पास यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल है। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल, फाइन, ये माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये ट्रैक बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं और चलेगा कौन इस रोड पर? काइनेसिन नाम की एक प्रोटीन चलेगी। और वो क्या करेगी काइनेसिन प्रोटीन? वो यहाँ गोल्जी से, इस डायग्राम में आप यहाँ देखें, गोल्जी के यहाँ पर इस एरिया में जो सिनेप्टिक वेसिकल्स बनेंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करेगी। ओके, एंड फाइनली एक लास्ट पॉइंट अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर ये कुछ ब्लू कलर के प्रोटीन्स भी बना रखी हैं, कुछ फाइबर्स बना रखे हैं, कुछ फिलामेंट्स बना रखे हैं। बच्चों इन फिलामेंट्स को हम न्यूरोफिलामेंट्स कहते हैं, न्यूरोफिलामेंट्स कहते हैं। ये न्यूरॉन को शेप प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो न्यूरोफिलामेंट है ये एक तरह की साइटोस्केलेटल प्रोटीन है। तो अब तक कितनी साइटोस्केलेटल प्रोटीन आपको न्यूरॉन में देखने को मिल गई है? एक तो ये आपको न्यूरोफिलामेंट देखने को मिल गया, ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, और दूसरा ये जो मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल बनाए हैं ये भी एक तरह से साइटोस्केलेटल प्रोटीन ही हुई है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ न्यूरोफिलामेंट से। सो व्हाट आर एग्जैक्टली न्यूरोफिलामेंट? तो आपको पता होगा कि जब हम साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं तो 3 तरह के फिलामेंट्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दीज टू एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आपको पढ़ाए होंगे। तो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये जो न्यूरोफिलामेंट होते हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि न्यूरॉन्स में जो न्यूरोफिलामेंट होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं? तो वो न तो माइक्रोफिलामेंट है न वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। फाइन बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये एक्सोन का स्ट्रक्चर, जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट हैं वो हमने यहाँ देखा है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम न्यूरॉन की फिजियोलॉजी के बारे में शुरुआत करेंगे।